गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी ना हम कुछ 10 क्वेश्चंस करके देखते हैं फिजिक्स के। तो आप देखना, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन कैसे रहते हैं। तो ये रहेगा इस क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा है कि चाइना वेयर्स जो होते हैं आर रैप्ड इन अ स्ट्रॉ ऑफ पेपर बिफोर पैकिंग। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है? आपने guys देखा होगा ना, जैसे कभी कभी सपोज आपको कोई अमेजोन से डिलीवरी आई है ना, या फ्लिपकार्ट या कहीं से कोई सॉरी कोई डिलीवरी आती है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बाहर पे ना पेपर रखे रहते हैं, है ना। तो सिर्फ चाइना वेयर्स का तो मतलब ये होगा कि कोई वो यूटेंसिल्स टाइप के हो गए ये। तो जो ऐसी चीजें होती हैं, क्यों वो पेपर वगैरह एक्स्ट्रा चीजें रखी होती हैं? तो कौन सा कॉन्सेप्ट तो होता है? इम्पल्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, फोर्स। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पल्स। देखो गाइस, इसके बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं, इम्पल्स जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। अब बेसिकली इसका मतलब क्या होगा? ये एक तरीके का इम्पैक्ट है गाइस। जैसे सपोज मेरे पास एक ये कटोरी है कांच की, है ना, ऐसे कोई ये है बॉल है कांच का, ये जो हम पे है। अब मैंने इसको अगर रखा है किसी बॉक्स के अंदर, तो गाइस क्या होगा? जब गाड़ी हिलेगी, जब ये ट्रैवलिंग इधर से उधर हो रहा होगा इसका, तो क्या होगा? इधर उधर टकरा के टूट सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर हम कुछ तरीके का यहाँ पे क्या क्रिएट कर दें, कुशन, है ना, कुछ क्वेश्चन बना दे, तो क्या होगा गाइस? इसका हम टाइम जो है इम्पैक्ट का बढ़ा देंगे, क्योंकि फिर ये यहाँ से यहाँ टकराने में इसको टाइम लगेगा ना, कि क्वेश्चन आ गया बीच में। टाइम बढ़ जाएगा तो एवरेज फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि इम्पल्स जो होता है ये एक तरीके का क्या है, आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, फोर्स इंटू टाइम। तो या तो अगर फोर्स बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी। तो गाइज यही है। अगर एकदम से ऐसे सपोज ना गाइज वो है, इसके पीछे आप वो भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जैसे कोई बॉल आ रही होती है कोई फील्डर के पास, तो वो ऐसे पकड़ के उसको पीछे को क्यों ले जाता है? क्यों? क्योंकि वो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा देता है, तो जिससे फोर्स होता है हाथ में उतना तेज हर्ट नहीं होता। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बेसिस ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये है गाइज यहाँ पे, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जहाँ पे व्हेन द बॉडी इज स्टेशनरी देन, तो देर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बॉडी जैसे कोई बॉडी स्टेशनरी है इस तरीके से ना रखी हुई है, तो क्या कहते हैं, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रही, या बॉडी वैक्यूम में है, या बॉडी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद, या जो फोर्स इस पे लग रही है वो कांटेक्ट पे नहीं है इसलिए, या नेट फोर्स जो है इस पे वो बैलेंस कर रही है एक दूसरे को। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाइज अगर देखो कुछ फोर्स तो इसमें लगी रही है ना, mg इसका वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आर अपवर्ड है। तो ऐसा तो कह नहीं कर सकते कि नो फोर्स, और बॉडी वैक्यूम में भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है फोर्स कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट फोर्सेस हैं। बट ये क्या है, ये एक दूसरे से बैलेंस्ड आउट हो रखे हैं, इसलिए ये स्टेशनरी पोजिशन पे है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। यहाँ पे बोला हुआ है वन फील्स हैवियर इन अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट। तो गाइस जैसे अगर ये एक लिफ्ट है ना, हम पे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो अब ये इसको हैवियर कब फील होगा? जब लिफ्ट नीचे को जा रही होगी, या जस्ट स्टार्ट हो रही होगी ऊपर को जाने के लिए, अब बोला हुआ है, या जब स्टेडीली यानी कि एक कांस्टेंट रेट से ऊपर जा रही होगी, या फिर जब एकदम से नीचे गिरेगी डिसेंड फ्रीली यानी कि फ्री फॉल टाइप। तो गाइज इसमें ना देखो, यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है एफ बी डी का, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम्स का। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप ये समझो, और फ्री बॉडी इक्वेशन भी यूज करेंगे। मैं अगर बोलूं कि इसमें mg अगर इसका वेट नीचे लग रहा होगा, तो ये आप क्लियर क्लियर होगा आपको, है ना, mg वेट ऊपर लग रहा है। अब अगर मैं देखता हूँ एक कंडीशन जहाँ पे लिफ्ट ना ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर मान लिया ऊपर ए एक्सिलरेशन है, तो अब इक्वेशन क्या होती है कि जो हम पे आर होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन, वो हम निकालते हैं फोर्सेस जो कि सॉरी सॉरी गाइस, इस तरीके से नहीं, पहले हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ, गाइस देखो ऊपर को क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी हुई? आर, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि मोशन हो रहा है अपवर्ड। माइनस इन द अपोजिट डायरेक्शन कौन सी फोर्स लग रही है? mg, इक्वल टू मैंने क्या बोला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला है। तो अब आप यहाँ से अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? mg प्लस ए एम ए, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, एम जी प्लस ए। ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया। अब मैंने आपको साथ साथ ही एक और चीज बताता हूँ, तब आप रिलेट कर पाओगे कि कौन सा आंसर सही है। मान लो गाइज यही लिफ्ट होती, यही पर्सन होता, बट लिफ्ट ना नीचे जा रही होती एक्सलेशन ए के साथ, तो अभी भी कंडीशन वही है, एम जी नीचे लगेगा आर ऊपर, बट फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले कौन सी आती है? एम जी आ जाएगी, क्योंकि मोशन नीचे हो रहा है और एम जी भी नीचे है। माइनस फोर्सेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है आर है, इक्वल टू मैंने क्या बोला, मास इनटू एक्सलेशन। ये इक्वेशन हमने यहाँ भी यूज करी। अब हम यहाँ से आर निकाल के देखते हैं, आर क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए, या फिर आर हो जाएगा एम जी माइनस ए। तो गाइज अब आपको ना इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, और आपको ये सोचना है कि किस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, किस में हैवियर फील हो रहा है। तो गाइज इसमें हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ जी ए ऐड हो रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे लाइट फील होगा।
तो आप ये देख सकते हो, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो लाइट फील होगा, ऊपर जा रही है तो हैवी फील होगा। और थर्ड कंडीशन एक और बता दूं गाइस, अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं हो रही होती ना, एक कांस्टेंट रेट से जा रही है, यानी कि एक्सीलरेशन अगर जीरो होती, तो अब यहाँ पे जहां जहां पे आप एक ही वैल्यू जीरो पुट करोगे, आपको दिखाई देगा कि वहां पे एग्जैक्टली वेट दिखेगा, वहां पे ना हैवी फील होगा ना लाइट फील होगा, क्योंकि आर बराबर हो जाएगा एम जी के। चाहे आप इसमें जीरो पुट कर दो, चाहे आप इसमें जीरो पुट कर दो। ठीक है गाइज, ये भी थर्ड कंडीशन क्लियर है। इसी वजह से गाइज हमारा जो स्टेडली वाले ऑप्शन है ना, ये हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो है। और डिसेंट फ्रीली भी नहीं हो पाएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू जी है वो इक्वल टू ए हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो देखो guys, इस केस में अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं जी को ए के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि डाउनवर्ड फ्री फॉल में यही होगा, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो यानी कि रिएक्शन जीरो। इसका मतलब आपको पता है वेटलेसनेस की कंडीशन है ये, जहां पे आपको वेट ही फील नहीं होगा और उल्टा हेड जो है वो ऊपर को टकराएगा लिफ्ट के। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जस्ट बिगिंस टू गो अप, है ना, तब हमको ज्यादा हैवियर फील होगा, हैवियर। तो थोड़ा गाइस इसमें टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। मैंने सोचा इसका एक्सप्लेनेशन पूरा ही देख लेते हैं हम एक बार ना, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा आई होप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है द लिफ्ट ऑफ एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन, जो एयरप्लेन होता है ना एरोप्लेन, तो वो लिफ्ट का मतलब गाइज वो है कि वो ऊपर को जैसे जाता है, तो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे देख लो, जैसे ये एरोप्लेन है ना, ये इस तरीके से जा रहा है, ये ऐसे एरोप्लेन हो गया। तो अब गाइज यहाँ पे होता क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट है गाइज, देखो क्या है कि नीचे भी यहाँ पे हवा लग रही है, ऊपर भी हवा जा रही है, पर गाइज होता क्या है कि ऊपर का सरफेस इस तरीके से कर्व्ड डिजाइन होता है। आपने देखा होगा इस तरीके से कर्व डिजाइन होता है कि जो हवा है ना वो बहुत तेज तेज मूव कर पाती है ऊपर, फास्टर मूव कर पाती है एरोप्लेन के ऊपर। तो जब हवा बहुत फास्टर मूव करती है ऊपर, तो प्रेशर क्या होगा एयर का वहां पे, लो हो जाएगा, क्योंकि हवा तो मॉलिक्यूल तेज तेज निकल रहे हैं। और नीचे तो नॉर्मली गाइस चल रहा है, तो नीचे क्या हो गया, हाई। तो आप देखोगे कि हाई और लो का ना एक डिफरेंस क्रिएट हो गया प्रेशर का। और यही सेम चीजें आपने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, हर जगह पे पड़ी है, जहां पे मतलब हवाएं तभी तो चलती है, उधर को प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब एरोप्लेन को एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स मिल जाएगी, जिस फोर्स को हम कुछ नहीं कहते गाइस, उसी को हम कहते हैं लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो और इस कॉन्सेप्ट में गाइस इन्वॉल्व है हमारी बर्नौली थ्योरम। तो ये आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लिक्विड का जो ड्रॉप होता है टेंड्स टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ, यानी कि एक लिक्विड ड्रॉप होता है ना गाइस, वो एक स्फेरिकल शेप क्यों लेना चाहता है गाइस, इसके पीछे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कौन सा, सरफेस टेंशन। जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड जो होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो एक क्या लेना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया। और इस मिनिमम सरफेस एरिया को लेने के लिए वो क्या कर सकता है, स्फेरिकल शेप ले सकता है, क्योंकि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होता है। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, तो किस ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लग सकते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो धीरे चल रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत तेज चल रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहे हैं। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बाकियों में तो न्यूटन लॉ लग सकते हैं, पर अगर कोई ऑब्जेक्ट गाइस देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगा, जो होती है 3 × 10⁸ तो ऐसे केस में आपने पढ़ा होगा सर आइंस्टाइन की, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, जहां पे उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लग जाए, तो उसका मास जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ही जीरो हो जाएगा, तो वहां पे न्यूटन्स लॉ एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये और सेम कहानी गाइज उसके साथ भी है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, यहाँ पे भी जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनका मास इतना कम है कि इन पे भी न्यूटन लॉ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना, तो इनके मास इतने लो हैं इस वजह से। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, मरकरी, वाटर, ईथर, बेंजीन। तो गाइज आंसर हो जाएगा मरकरी। और अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए इसको किस में भी यूज करते हैं गाइज, आपने देखा होगा इसको हम थर्मामीटर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि थर्मामीटर में क्या होगा, हमको जो कम से कम भी टेम्परेचर अगर बॉडी का है, तो ये वो डिटेक्ट कर लेगा, है ना, जितना कर सके अच्छे से। तो वो काम ही कर सकता है। अगर आप थर्मामीटर में वाटर भर दोगे तो आपको रीडिंग मिलेगी नहीं, अगर आपको 102 डिग्री सेल्सियस का बुखार है तो भी वो डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना। ओ सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, 102 डिग्री सेल्सियस नहीं गाइस, सॉरी 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 सॉरी, ये तो मैंने सेल्सियस स्केल में बोल दिया है, तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है, तो इतने में तो वाटर ही बॉईल हो जाता है, ये वाला टेम्परेचर नहीं गाइस, जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है, अगर बॉडी टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेल्सियस हमारा रहता है ना, तो वो उससे ऊपर नीचे अगर जाएगा टेम्परेचर, तो ये डिटेक्ट कर लेगा, क्या कहते हैं, मरकरी, पर वाटर नहीं कर पाएगा। मूव करते हैं आगे। यहाँ बोला हुआ है एयर इज फिल्ड इन व्हीकल्स टायर बिकॉज, एयर को व्हीकल के टायर्स में क्यों भरते हैं, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है, या वो सस्ती है, या वो लो डेंसिटी की है, या वो हाईली कंप्रेसिबल है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जैसे जो टायर है गाइस, इसमें अगर कोई ऐसी चीज हमको चाहिए जो कंप्रेस हो पाए, क्योंकि टायर का बेसिकली काम क्या है, वो इस तरीके के गड्ढे, इस तरीके के जो रास्ते होते हैं काफी डिस्टॉर्टेड, उनमें जब चलेगा तो
अलग अलग डायरेक्शन पे उसको पॉइंट पे फोर्स मिलेगी। तो अब अगर एयर कंप्रेसिबल ही नहीं होगी तो टायर वैसे ही टूट जाएगा, ये वर्क ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप गए सोचो ना, अगर स्टील का टायर होगा तो कितना खराब नहीं हो जाएगा वो। तो ये है, और थोड़ा कुशन भी लेगा हमको रबड़ के टायर से, ये भी बात है साथ में। और सबसे बड़ी बात है, एयर जो है हाईली कंप्रेसिबल है, एयर दब के जैसी टायर वहां डिप्रेशन से निकलेगा तो टायर वापस फूल जाएगा और अच्छे से काम हो पाएगा। अब है ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद, ट्यूबलाइट को किससे भरा होता है? सोडियम वेपर से, आर्गन गैस एट लो प्रेशर पे, मरकरी वेपर एट लो प्रेशर पे, मर्क्यूरी ऑक्साइड आर्गन गैस से। तो गाइस ऑप्शन डी करेक्ट है और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, मरकरी के ऑक्साइड से बेसिकली गाइस यूवी जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो उससे निकलती है। और आर्गन गैस बेसिकली करता क्या है, एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाता है ट्यूबलाइट के अंदर, जिसकी वजह से वो इजिली वर्क कर पाती है ट्यूबलाइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही लास्ट क्वेश्चन है गाइस आज का। यहाँ बोला हुआ है साउंड अबव व्हाट लेवल इज कंसिडर्ड हजार्डस नॉइज पोल्यूशन। तो क्या है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको वैल्यूज पता होनी चाहिए। डीबी आपको पता होगा, बेसिकली डीबी क्या स्टैंड करता है, डेसिबल के लिए। तो ये हो गई। अब सबसे ज्यादा गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो ऑप्शन डी है 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से ऊपर की जितनी भी साउंड है तो वो सारी की सारी किस में आती है, नॉइज पोल्यूशन में। ठीक है, इससे के साथ साथ गाइस आप ये भी पढ़ सकते हैं, जो ट्री के लीव्स होते हैं वो जब हिलते हैं तो किस लेवल का नॉइस होता है, या जब लोग क्राउड में बात हो रही होती है तो उसको किस डेसिबल, गाइस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमको ये रेंज पता होनी चाहिए। और जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ कितनी डेसिबल की साउंड जो है अलाउड है, रेजिडेंशियल एरिया में क्या होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। तो यही है गाइज लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप भी अच्छे से कर पाए होंगे, बाकी अभी और भी कुछ सेशन हम करेंगे, फिलहाल तो हमने फर्स्ट अभी फिजिक्स का कर लिया। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी मिलते हैं जल्दी गाइज, तब तक के लिए बाय।